हेलो। वॉइस आ रही है अब? क्लियर है? ठीक है। चलिए। बढ़े आगे। चलिए। प्रश्न नंबर 8। देखो इधर वॉइस नहीं आई थी ना इसमें। थोड़ा सा समझा देता हूँ यार। चलिए। देखिए। कर्मधारय समास है ना। नेत्रहीन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। समास की पहचान करना हमने सीखी यहाँ पे, है ना। थोड़ी सी आवाज नहीं आई तो चलिए। विशेषण विशेष्य होता है कर्मधारय समास में। नेत्रहीन, नेत्र से हीन मतलब बिना आंखों वाला। विशेषण विशेष्य है यहाँ पे, हमारा क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। चलिए सेकंड प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। अशुद्ध वर्तनी, दुष्कर सही था, अंतर्गत सही लिखा हुआ है, तेजोमय भी सही है, संहार होता है, संहार। ठीक है, यहाँ पे अनुसार लगता है ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे पे। निम्नलिखित में से कौन सा असंगत बेमेल था? तो मत, कथन और व्यक्तित्व, ये सब इसका अर्थ होता है बोलना या कहना, लेकिन किंचित का अर्थ होता है थोड़ा या कम, तो ये अलग हो गया। ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इसकी हमने ट्रिक पढ़ी थी। पुरुष के निजी संबंधों पर निश्चय अनिश्चय रूप से प्रश्न चिन्ह लगते रहते हैं। तो भैया, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये होते हैं। सर्वनाम की संख्या क्या होती है? 11 होती है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कौन, कुछ, क्या। ठीक है। मैं, तुम, यह, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये हमारे सर्वनाम की संख्या होती है 11। सर्वनाम के भेद पूछता है तो 6 होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वाक्य निश्चय वाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध कराता है ना। जो निश्चित है, दूर या पास कहीं भी हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तुझे क्या चाहिए, तो क्या चाहिए, ये क्या हो गया है? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ काम करो, क्या करो, फिक्स नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप चल रहे हो क्या? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह वो भी है, लगा हुआ है, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो जाता है। और आप में क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है। यह पुस्तक है, सामने दिखा रहा है भैया, ये पेन है ना, कलम है ना। यह वॉच है, यह घड़ी है, यह ब्रेसलेट है, ठीक है, यह टी शर्ट है। सामने दिखा रहा है, पास की चीजें, निश्चितता का बोध हो रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। चलिए। वर्तनी, व्याकरण एवं अनावश्यक शब्दों के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ पे मैं नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे मैं लिखा हुआ था। परसर्ग, विसर्ग, अभिव्यक्ति लिखी हुई थी, है ना, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है, बाकी सभी शुद्ध है। चलिए। हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11। ये होते हैं अ, आ, इ, उ, री, ई, ए, ऐ, ओ, ये हमारे 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अगर इसमें हम दो अयोगवा जोड़ते हैं तो फिर कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है? ऐसा प्रश्न आता है। कुल स्वरों की संख्या कितनी? 13। मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। ठीक है। चलिए। प्रश्न नंबर 7 हो गया। प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित में से लोकोक्ति खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे का अर्थ क्या होता है ना। अगर किसी को शर्मा जाते हैं ना, जैसे कोई काम उसको उसके अनुरूप नहीं हुआ है ना, और वो शर्मिंदगी महसूस करवाना करना हो, तो क्या करता है? जैसे अपने, अरे यार क्या हुआ, ऐसा बोलते हैं ना, अरे क्या हुआ यार, दिमाग खराब हो गया, है ना। तो क्या होता है? दूसरे के क्रोध को अनुचित स्थान पर निकालना आपस की फूट विनाश कर देती है। अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न बहुत प्रबल करने पर भी फल कम फल प्राप्त होता है। बताइए। ईशानी बिल्ली खंबा नोचे। अब तो आ रही है ना वही। ठीक है। हो जाती है गड़बड़ी यार। मैंने ध्यान नहीं दिया उधर कमेंटों पे आपके, है ना। मैं पढ़ाने में ही मस्त। चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझा दिया ना मैंने। तो खिस्सानी बीवी, बिल्ली जो होती है ना, बीवी होती है, खंबा नोचते कैसे करती है भैया? अपने दूसरों के क्रोध को अनुचित स्थान पर, है ना, कुछ क्रोध इधर आ रहा ना, अपन मुक्का मारे, है ना। तो
है ना। बात यही होगी कि दूसरे के विरोध को अनुचित स्थान पर निकालना। चलिए बढ़ते हैं आगे। दिए गए वाक्य को कर्तरी वाच्य से भाववाच्य में परिवर्तित कर सही विकल्प का चयन करना है। अनुराधा नहीं हंसती, अनुराधा नहीं हंसती, ये क्या है हमारा कर्तरी वाच्य वाक्य है। देखो वाक्य, वाच्य क्या होते हैं, वॉइस, इंग्लिश में बोले तो वॉइस, है ना। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तरी वाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरी वाच्य में क्या होता है, वह वाक्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो और क्रिया कर्ता के अनुसार आए, है ना। क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार आती है, क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, तो वहां पे क्या होता है कर्तरी वाच्य। यहाँ पे क्रिया हस्ती किसके अनुसार आई, अनुराधा। लड़का नहीं हंसता, लड़के के अनुसार वो क्या है, कर्ता की प्रधानता है, यहाँ पे अनुराधा की प्रधानता है, क्योंकि उस वही क्या कर रही है, हस्ती, क्रिया उसके अनुसार आ रही है, किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। जहाँ पे क्रिया कर्ता के अनुसार आती है, कर्ता की प्रधानता होती है, वहां पे कर्तरी वाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है कि कर्म की प्रधानता होती है, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया कर्म के अनुसार आए, है ना। क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है, वहां पे कर्मवाच्य होता है, ठीक है। थर्ड लास्ट होता है भाववाच्य, जिस वाक्य में न तो कर्ता और न कर्म की दोनों की प्रधानता नहीं होती है, वहां पे भाव की प्रधानता होती है ना। भाव क्या होते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते, है ना, स्पर्श नहीं कर सकते, उसको हम केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको यही प्रश्न में दिया गया है कि इस वाक्य को कर्तरी वाच्य से हमको किस में चेंज करना है, भाववाच्य में। बताइए, अनुराधा से हंसा जाता है, नहीं। अनुराधा, अनुराधा नहीं हंसती, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अनुराधा नहीं हंस रही है, नहीं होगा। अनुराधा से हंसा नहीं जाता, तो ये एक भाव है ना। ठीक है, आए समझ में, डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। रसों की संख्या कितनी मानी जाती है, बताइए रसों की संख्या। रसों की संख्या 7, 10 और 11, सही बताओ ना, कितनी होती है, 10, ठीक है। चलिए, रस के प्रवर्तक मुनि कौन है, रस के प्रवर्तक, भरत मुनि। कौन है, भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में, किसमें, अपने नाट्य शास्त्र में कितने रस दिए हैं, बताइए। अपने नाट्य शास्त्र में कितने रस दिए हैं, भरत मुनि रस के प्रवर्तक है ना। और उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में कितने रस दिए हैं, कितने रस दिए हैं, 8 रस दिए, ठीक है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है, और फिर जो नवा रस जो जुड़ा गया है वो शांत रस, ठीक है। तो एक रस ये जुड़ गया, कितने हो गए, 10 रस, ठीक, 9 रस हो गए, 9 रस हो गए ना, क्योंकि नवा जुड़ा। लेकिन 10वां रस कौन सा हो गया, वात्सल्य रस, है ना, वात्सल्य। लेकिन मेन हमको 9 पे ही टिक करना है, ठीक है, 9 पे ही वात्सल्य रस होगा। और 11वां रस कौन सा है, 11वां रस भक्ति रस, ठीक है। आया समझ में, बढ़े आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, क्या देशभक्त होता है, स्वयं सेवक होता है, स्वार्थी होता है, नवजात होता है। नवजात जो अभी पैदा हुआ है ना। स्वार्थी मतलब अपने स्वार्थ के लिए जो काम करता है। देशभक्त जो देश की भक्ति करता है। लेकिन अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला क्या कहलाता है, स्वयं सेवक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वयं सेवक। इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वयं सेवक, ठीक है। चलिए, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। वर्ण ओ औ का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। ओ औ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ्य है, तालव्य है, कंठोष्ठ है, या दंत है, बताइए। ओष्ठ से हमारे, ओष्ठ्य वाले वर्ण कौन सा है, प वर्ग वाले।
है ना। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म और उ ये स्वर आ जाते हैं दोनों। तालव्य में हमारे क्या हो जाएंगे, च वर्ग, है ना। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, ई, ई, य और श, ये सभी हमारे तालव्य वर्ण हैं। ठीक है। कंठोष्ठ में क्या आ जाएगा, कंठ और ओष्ठ से बोलने वाले। तो कंठ में कौन कौन से होते हैं, कंठ क वर्ग वाले, है ना। क, ख, ग, घ, इंग, इंग और अ, आ, अह और ह, ये हमारे क्या होते हैं, कंठे होते हैं। ठीक है। फिर मूर्धन्य, मूर्धन्य हमारे ट वर्ग वाले, है ना। ट वर्ग में क्या होता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट ठ ड ढ, न, री र श, र, री और श, ये हमारे मूर्धन्य होते हैं। ठीक है। अब कंठोष्ठ में क्या हो जाएगा, ओ और औ। ठीक है। ये हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। दंतय कौन से होते हैं, त वर्ग वाले। त वर्ग वाले में त, थ, द, ध, न, ल, स। ठीक है। ये हमारे क्या होते हैं, दंत वर्ण। तो सी इसका राइट आंसर होगा। कंठोष्ठ क्या हो जाएंगे, कंठ और ओष्ठ से। कंठ में क्या हो जाएगा, अ और ओष्ठ से उ, अ और उ मिलकर क्या बनाता है, अ और उ मिलाकर क्या बनाता है, ओ, है ना, बनाता है ना। तो अ क्या है, कंठ है, और उ क्या है, ओष्ठ। तो दोनों को मिलाकर क्या बनाता है, कंठोष्ठ। ओ और ओ हमारा क्या होता है, कंठोष्ठ होता है। चलिए बढ़े आगे। प्रश्न नंबर 13। लोकोक्ति कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ठीक है। कठिन कार्यों में उतर कर विपत्तियों से क्या घबराना, अपना अपराध स्वीकार करने की बजाय पूछने वालों को दोष देना, अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न, इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। बताइए लोकोक्ति का सही उदाहरण। देखो कहीं की ईंट मतलब, और कहीं का रोड़ा, कहीं की ईंट लाए किसी के पत्थर लाए, लेकिन भानुमति ने अपना कुनबा जोड़ने का प्रयत्न कर रही, मतलब अपने प्रमाण सिद्ध करने की कोशिश कर रही है ना, लेकिन हो नहीं सकता है। तो इधर उधर से उल्टे सीधे प्रकरण एकत्र कर अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयत्न करना है, इसका ही लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा। कहीं का ईंट कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने क्या करा, कुनबा जोड़ा। ठीक है। चलिए बढ़े आगे। निम्नलिखित में से अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या है, अलंकार का पर्यायवाची शब्द बताइए। अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या है। चलिए अलंकार मतलब वे शब्द जो किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, है ना। जिस प्रकार आभूषण स्त्री की सुंदरता बढ़ाते हैं, है ना, जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता कौन बढ़ाता है, आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे अलंकार का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। क्या होगा इसका राइट आंसर। बताइए। हाँ देखो, यातुदान मतलब राक्षस, राक्षस को कहते हैं, राक्षस वगैरह। धूमकेतु एक पुच्छल तारा होता है, एक पुच्छल तारा।
पीयूष मतलब ये अमृत, अमृत के पर्यायवाची हैं। सुधा, सोम, ठीक है, ये हो गया। विभूषण, ठीक है, आभूषण, विभूषण, अलंकार, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, तो ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए 15वां प्रश्न। दिए गए वाक्य को कर्मवाच्य से कर्तरी वाच्य में परिवर्तित कर सही विकल्प का चयन करना है। पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, बताइए। इनमें से कोई नहीं। पुलिस ने अपराधी को पकड़ रखा है, कर्तरी वाच्य में बदला। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस से अपराधी पकड़ा जा रहा है, बताइए ये क्या है। ये कौन सा वाच्य है, कर्मवाच्य है, क्योंकि यहाँ पे किसकी प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, ठीक है। क्योंकि पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया, है ना, अपराधी को पकड़ा गया, तो ये इसका कर्म है, कर्म की प्रधानता है ना। और कर्म के अनुसार क्रिया आ रही है, तो कर्मवाच्य होगा। अब कर्तरीवाच्य मतलब यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होना चाहिए, है ना। कर्ता कौन है, पुलिस से नहीं, ये तो हमारा भाववाच्य हो जाएगा, भाववाच्य, ठीक है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ रखा है, ये नहीं होगा, इनमें से नहीं होगा। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, है ना, तो पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, यहाँ हमारा सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अभी उपसर्ग से नहीं बना है, अभी उपसर्ग से नहीं बना है, बताइए कौन सा नहीं बना है अभी उपसर्ग से, बताइए। स्पष्ट दिख रहा है ना, देखो अभियागत में अभिधनागत, तो यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, उपसर्ग मतलब जो पहले लगता है ना। ये शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे लगते हैं, ठीक है। अभिमुख अभी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ, अभिमान अभी लगा हुआ है, लेकिन इसमें अधि, इसमें क्या लगा है, अधि लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका राइट आंसर होगा। आया समझ में, चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है, विषम मतलब जो तीन से अलग होगा, है ना, जो क्या होगा, तीन से अलग होगा। जो क्या होगा, तीन से अलग होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, एक व्यंजन संधि है, अयादि संधि है, विसर्ग संधि है, स्वर संधि है, ठीक है। स्वर संधि, देखो संधि के तीन प्रकार होते हैं। संधि कितने प्रकार होती है, तीन प्रकार। वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि बनती है। वर्णों के मेल से क्या बनती है, संधि बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर संधि होती है एक, व्यंजन संधि, और थर्ड होती है विसर्ग संधि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, तीन प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको एक अलग ढूंढना है, विषम ढूंढना है। देखो तीन तो हमको समझ में आ गई, संधि के प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। लेकिन अयादि संधि है, ये हमारी स्वर संधि के भेद है। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, पांच प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये पांच संधि होती है स्वर संधि के प्रकार। तो यहाँ पे स्वर संधि के प्रकार बता दिया है, तो ये अलग हो गया ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा वाक्य अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सही सही उदाहरण बताए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब वह सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं कराता है, जो किसी संज्ञा की निश्चितता का बोध नहीं करवाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कुछ काम करो, क्या करो पता नहीं, जो आया है सो जाएगा, यह पुस्तक है, यह पुस्तक है, निश्चितता का बोध करवा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। वह स्वयं चला जाएगा, उसको किसी की आवश्यकता नहीं है, निज, स्वयं, निजवाचक सर्वनाम। वो अपने आप चला जाएगा, निज चला जाएगा, अपने, है ना, अपने आप कर लेगा, खुद कर लेगा, ये निजवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है।
जो आया से हो जाएगा, जो का संबंध सो से, तो ये क्या हो जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए तो कुछ काम करो, यही हमारा क्या होगा, क्या पता नहीं, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा, वाह क्या बात है। बदऊ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मुरीमय चूरन चारु, समय समन सकल भव रुच परिवारु। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है, रोला दोहा गिरहरी गीतिका चौपाई, बताइए इसका आंसर, इतने में जल को जीवन बना लूं। क्या होगा इसमें, सोलह मात्राएं आ रही है ना, देखो, दो, एक 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 दो दो, दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह मात्राएं हो रही है एक चरण में, सोलह मात्राएं चौपाई में होती हैं, रामचरितमानस का है ये, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, चौपाई। ठीक है, चलो 20वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से चपल का विलोम शब्द क्या है, चपल चलनता, चपल का विलोम शब्द क्या है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। अयश्व, अयशस्वी, चिरायु, चिरंतन, स्थिर, चपल का विलोम, क्या बताइए। चपल देखो, चपल 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 करता था ना, चपल मतलब चंचल या अस्थिर, जो चपल होता है, जो चंचल होता है, जो अस्थिर होता है, वही क्या कहलाता है, चप्पल। लेकिन इसका विपरीत क्या हो जाएगा बताइए, इसका विलोम शब्द क्या होगा, बताइए जल्दी, इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो, अयशस्वी मतलब यश, यश के बिना, है ना, मतलब प्रसिद्धि के बिना, ऐसा कह सकते हैं। चिरायु मतलब क्या होता है, लंबी आयु वाला, है ना, लंबी आयु वाला, इसके अर्थ मैं समझाता हूँ, लंबी आयु वाला। चिरंतन मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला, शाश्वत, हमेशा रहने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चपल का स्थिर, स्थिर मतलब शांत, चपल नहीं है, चंचल नहीं है, टिका हुआ, एक जगह टिका हुआ है भैया बहुत दिनों से, ये टिका हुआ हो गया। चलिए ठीक है, 21, निम्नलिखित में से शब्द के शुद्ध रूप, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, बहिष्कार, 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 बताइए इन चारों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, बताइए जल्दी।
क्या होगा बताइए? बहिष्कार। इसका शुद्ध रूप क्या होगा? बहिष्कार। चलिए बढ़ते हैं आगे। 22। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अधिकरण कारक का सही उदाहरण नहीं है? अधिकरण कारक का सही उदाहरण नहीं है। अधिकरण कारक क्या होता है? अधिकरण में पर, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है? में पर। जहां पे में पर नहीं आएगा वो ही आंसर देना है, और ये आए मतलब अधिकरण कारक है, और हमको पूछा गया है अधिकरण कारक नहीं है, वो बताना है। घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं हो जाता। पहाड़ों में हिमालय सबसे बड़ा और ऊंचा है। नियत समय पर काम करो और उसका मीठा फल पाओ। जहां भी रहो खुशी से रहो, यही मेरा आशीर्वाद है। बताइए इन चारों में से अधिकरण कारक कौन सा नहीं है? क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। देखो, घोड़े पर, घोड़े पर स्थान बता रहा है ना। अधिकरण कारक ऐसा ही नहीं कि भैया तुम कुछ में और पर लगा दिया, जहां स्थान भी हो। भैया घोड़े पर चढ़ने वाला तो स्थान है वो बैठने का। घोड़े पर चढ़ने वाला हर कोई घुड़सवार नहीं होता, पर आया अधिकरण। पहाड़ों में हिमालय, पहाड़ का एक स्थान है, कौन सा? हिमालय में, तो वो भी एक स्थान का बोध करवा रहा है, अधिकरण कारक हो गया, अधिकार जता रहा है। ठीक है। नियत समय पर काम करो, यहाँ पे पर जो है वो नहीं लग रहा है ऐसा। यहाँ जहां भी रहो, रहते कहाँ पे? किसी स्थान पर भी रहते हैं ना, किसी स्थान पर ही रहते हैं, रहते हैं। तो स्थान का जवाब बोल रहा है ना, यहाँ पे भी क्या होगा? अधिकरण कारक। भले ही मे पर लगा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा? अधिकरण कारक है ना। जहां भी रहो मतलब जहां पर भी रहो, हमको मन से समझना पड़ेगा, जहां पर भी रहो। ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या होता है? अधिकरण कारक होता है। लेकिन नियत समय पर, ये पर हमारा अधिकरण कारक वाला नहीं है, ये समय को बता रहा है, स्थान को नहीं बता रहा है। समय को बता रहा है ना, स्थान को बताता तो हम अधिकार जताते ना। जैसे मैं मेज पर खड़ा हूँ, मैं टेबल पर बैठा हूँ, तो स्थान को बता रहा है। ठीक है। यहाँ पे स्थान पर नहीं बता रहा है। नियत समय पर काम करो, तो समय पे काम करने की बात कर रहा है, और उसका मीठा फल पाओ। ठीक है। चलिए बढ़े आगे। दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उन्हें क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं क्या? नाम धातु क्रिया कहते हैं? संयुक्त क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? सबसे पहली बात, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया वह होती है जो कर्ता पहले कर चुका है, उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट कर दी। जैसे मैं अब पढ़ा कर खाना खाऊंगा, या पहले सर पढ़ा कर खाना खा रहे हैं, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? खाना खा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले मैंने क्या, कौन सा काम फिनिश किया? पढ़ाने का काम पूरा किया ना। तो पढ़ाकर जो काम था वो हमारा पूर्वकालिक हो गया, है ना। पूर्वकाल मतलब पहले किया हुआ सम क्रिया, है ना, पहले किया हुआ काम। जैसे रो कर बच्चा सो गया, रो रो कर बच्चा सो गया, तो अभी तो वो सो रहा है, लेकिन उसके पहले उसने क्या काम किया? रो रहा था। तो रोने का काम जो हो गया वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होती है ना। उसके बाद नाम धातु क्रिया क्या होती है? नाम धातु क्रिया वे क्रिया होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती है। जैसे लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, शर्म से शर्माना, लाज से लजियाना। ठीक है। ये सब हमारी क्या होती है?
नाम धातु क्रियाएं होती हैं। संयुक्त क्रिया, हाँ इसका राइट आंसर क्या होगा, दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया संयुक्त क्रिया, क्योंकि ये संयुक्त हुए, क्योंकि ये क्या है, संयुक्त है। कैसे संयुक्त है, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि आते जाते रहिए, तो दो क्रियाएं, दो या दो से अधिक क्रियाएं, दो क्रियाएं, आना भी है जाना भी, लेकिन हम बोलते हैं किसी को आते जाते ही रहिए, अच्छा लगता है, घूमते फिरते रहिए, खाते पीते रहिए, ठीक है। तो दो क्रियाएं एक क्रिया को पूर्ण करती है, वो हमारी क्या होती है, संयुक्त क्रिया, ठीक है। प्रेरणात्मक क्रिया, प्रेरणात्मक किसी कर्ता स्वयं काम नहीं करता, किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वह प्रेरणात्मक क्रिया होती है। और प्रेरणात्मक क्रिया भी कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। प्रेरणात्मक क्रिया कितनी प्रकार की होती है, दो प्रकार की। एक तो प्रथम प्रेरणात्मक, दूसरी द्वितीय प्रेरणात्मक। प्रथम प्रेरणात्मक में कर्ता स्वयं काम में भाग लेता है, प्रेरित करता है दूसरे को काम करने के लिए, फिर स्वयं भी उसमें काम करवाता है, ठीक है। द्वितीय प्रेरणात्मक में कर्ता कुछ भी नहीं करता है, कर्ता काम नहीं करता है, किसी और को काम करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे मैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाता हूँ, मैं खुद नहीं चलाता हूँ, है ना, और मैं गाड़ी चलाता हूँ मतलब प्रथम प्रेरणात्मक, मैं खुद सेल्फ मोटिवेट होकर गाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन मैं ड्राइवर से गाड़ी चलवाता हूँ, मैं बाइक से खाना बनवाता हूँ, ठीक है, मैं बच्चों को बाइक से सुलवाता हूँ, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी द्वितीय प्रेरणात्मक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। चलिए, ये सारा आज का सेशन बताइए, और आज के लिए इतना ही। सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद कल इसी समय पर, ठीक है। चलिए, शुभ रात्रि। सभी का बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।